नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनवीरा ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10th की प्रमुख पुस्तक है क्षितिज का के काव्य खंड के 7 अध्याय पूरे हो चुके हैं और उसमें मैंने आपको वैसे सिलेबस का वीडियो भी अपलोड कर दिया है, तो वहाँ पे आप सिलेबस को भी देख सकते हो, कौन कौन से चैप्टर आएंगे। उसी की कड़ी में आज हम पढ़ेंगे अध्याय संख्या 8 झांसी की रानी। झांसी की रानी एक कविता सुभद्रा कुमारी जी चौहान द्वारा रचित है। इस कविता को यानी इस पार्ट को मैं 2 पार्ट में पढ़ाऊंगी, जो कि पार्ट ये रहेगा अपना पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे कवित्री का परिचय और 12 अंशों की सप्रसंग व्याख्या। 12 अंशों की व्याख्या को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन थी झांसी की रानी। हम इसके बारे में विस्तृत से जानते हैं कि उन्होंने किस प्रकार उनका स्वतंत्रता प्राप्ति में उनका योगदान, उनके त्याग और बलिदान की गाथा को किस प्रकार शब्दबद्ध किया गया है। तो आइए देखते हैं कवित्री जी के बारे में। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म प्रयाग जिले के निहालपुरा गांव में हुआ था। आपने यानी इन्होंने असहयोग आंदोलन में या राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। इन्होंने प्रयाग से ही शिक्षा ग्रहण की थी और कई बार जेल भी गई। विद्यार्थी समय से ही यानी विद्यार्थी काल से ही कविता लिखती आ रही थी ये। तो उन्होंने हिंदी साहित्य की राष्ट्रीय भावधारा की प्रमुख कवित्री के रूप में उभरी। झांसी की रानी कविता से इन्हें विशेष ख्याति प्राप्त हुई थी। सुभद्रा जी ने गद्य और पद्य यानी गद्य लेखन विधा में भी और काव्य रचना में भी, कविताओं में भी समान रूप से इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। कर्मवीर आपकी कविताओं का प्रथम संकलन माना जाता है, जिसमें बहुत सी कविताएं हैं। पहला संकलन है इनका कर्मवीर। इसके अलावा इन्होंने पारिवारिक कविताएं भी लिखी। वात्सल्य प्रेम, पति प्रेम की भावना से अनुप्राणित है। बिखरे मोती इनका प्रसिद्ध कहानी संग्रह माना जाता है और बिखरे मोती और कविता संग्रह इन दोनों पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेक्सपियर पारितोषिक इनको ये सम्मान भी मिल चुका है। भाषा शैली इनकी प्रमुख रूप से कौन सी रही है? खड़ी बोली भाषा रही है। और जो कविता आपके लिखी गई है वो कविता भी खड़ी बोली भाषा में लिखी गई है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के उनकी वीरता की गाथा को इसमें शब्दबद्ध किया गया है। शब्द चयन इनका सटीक और प्रभावशाली है। इस कविता में कवित्री ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख क्रांतिकारी देवी कौन थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के प्रति इन्होंने अपने श्रद्धा सुमन यानी इनकी जो अपने श्रद्धा रूपी फूल अर्पित किए हैं। इस कविता में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के अदम्य साहस एवं शौर्य की गाथा गाई गई है। लक्ष्मीबाई ने सन 57 में जो कौन सी क्या चली थी? सन 1857 में राष्ट्रीय आंदोलन चलाया गया था। उसका नेतृत्व करते हुए निराश और हताश राजा महाराजाओं में भी आशा का संचार किया था। लक्ष्मीबाई वीर शिवाजी की शौर्य गाथाएं सुनकर ही बड़ी हुई थी। तलवार, बर्छी, कटार के साथ वो खेलकर बड़ी हुई थी, यानी उसके खिलौने भी यही थे। लक्ष्मीबाई वीरता का अवतार थी। झांसी के राजा के साथ इनका विवाह हुआ, लेकिन इनका दुर्भाग्य था कि इनके पति शीघ्र ही चल बसे थे और 23 वर्ष की आयु में ही रानी विधवा हो गई थी। और इधर अंग्रेजों ने भी गिद्ध की दृष्टि किस पे? झांसी पे, यानी जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं हो तो उसके ऊपर दृष्टि उन्होंने तो वैसे भी डाल रखी थी। और जिस किसी राज्य को बिना राजा का देखते तो उसको लावारिस मानकर वो क्या कर देते? अपना झंडा फहरा देते थे। तो झांसी पर भी उन्होंने ऐसा ही किया था। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने मरते दम तक अंग्रेजों से लोहा लिया, झांसी की रक्षा की
और अंत में रानी लक्ष्मीबाई को यमुना के तट पर अंग्रेजों ने घेर लिया और वहाँ पर यहाँ पर यानी लक्ष्मीबाई अपनी सहेलियों कान्हा और मंदरा के साथ बहादुरी से लड़ती हुई वो वीर गति को प्राप्त हुई थी। यहाँ तो ये आपके परिचय दिया हुआ है। अब आप कविता के माध्यम से जानेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई वास्तव में क्या थी। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपके काव्य पूछा जाएगा, जैसा कि मैंने आपको सिलेबस संशोधित जो आपके यानी जो सिलेबस आपके निर्धारित किया गया है उसके अकॉर्डिंग मैंने उसका वीडियो अपलोड कर दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके ये चैप्टर दिया हुआ है। तो काव्य यानी काव्यांश आएगा यानी जिसकी व्याख्या करनी होगी आपको। तो सप्रसंग व्याख्या में सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहला अंश। तो देखिए यानी इसका प्रसंग क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अध्याय सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित झांसी की रानी से ली गई है और इसमें स्वतंत्रता आंदोलन के समय की स्थितियों का परिचय कराया गया है। ठीक है, कैसे परिचय कराया गया? सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। यानी सन किसमें, जब 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन के लिए क्रांति का जब बिगुल बजा था, तब अंग्रेजों ने भी क्या किया था? अन्यायपूर्ण शासन और अपनी कूटनीति के कारण यानी धीरे धीरे एक एक करते अंग्रेजों से राज्य छीनते जा रहे थे। तो जब राज्य छीनते जा रहे थे तो भारत के देशी राजाओं में भी असंतोष और क्रोध जाग उठा था। तो भ्रकुटी तानी थी का मतलब क्या हो गया? यानी ऐसा लग रहा था कि उनके क्रोध आना, भ्रकुटी तानना यानी क्रोध आना एक एक करके। अब दिए हुए तो केवल कहने मात्र को वो राजा थे, यानी उनके ऊपर भी शासन किन्होंने कर रखा था? अंग्रेजों ने अपना शासन कर रखा था। ठीक है, यानी वो उन राजाओं को इस राज्य की देखरेख करने के लिए क्या कर देते? जैसे एक वेतन दे दिया करते थे। ठीक है, यानी ये राज्य आप संभाल लोगे, इसके बदले में आपको ये वेतन दिया जाता। लेकिन कर लगान जो वसूला जाता था यानी पशु कर के रूप में टैक्स वगैरह अलग अलग तरीके के और वो सारा किस में जाता था? अंग्रेजों के खजानों में। तो इस प्रकार जब सिंहासन हिल उठे, जब उनका सिंहासन हिलने लगा था यानी राजाओं का धीरे धीरे उनके राज्यों से अधिकार छीनने लगा, तब राजवंशों ने यानी तब राजाओं ने जो वाकई में अपने देश को बचाना चाहते थे उनको क्रोध आने लगा। ठीक है, उनका क्रोध जागने लगा और उनके क्रोध को देखकर कवित्री क्या कह रही है? ऐसा लगा जैसे बुढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे दुर्बल भारतीयों में यानी भारत पूरे पराधीनता की जकड़ में था, तो ऐसा लग रहा था कि वो बुढ़ा हो चुका है। और जब उन राजाओं को क्रोध जागा यानी उनमें जब क्रांति का स्वर फूटने लगा, तो ऐसा लग रहा था कि हमारा वृद्ध भारत फिर से कैसा हो गया है? जवान हो गया है। ठीक है, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। यानी सब कोई गुम हो चुकी थी आजादी को, तो अंग्रेजों ने अपने पैरों तले यानी प्रत्येक भारतीयों को उनकी मानसिकता को इस तरीके से उनके ऊपर वो हावी हो गए थे कि उनकी आजादी को तो उन्होंने लगभग क्या कर दिया था? खोई दिया था। खोई दिया था। तो जब हमसे जो चीज छीन जाती है तब हमें उसकी कीमत पता चलती है। तो भारतीयों को भी फिर अपनी गुमी हुई आज़ादी की कीमत उनके सामने आने लगी कि हमने क्या खोया है। तो दूर फिरंगी किसके लिए है यहाँ पे? अंग्रेजों के लिए। तो लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है, देखो। ठीक है, यानी लक्षणा शब्द शक्ति का प्रभावशाली प्रयोग हुआ है। तो अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने की सबने मन ही मन ठान लिया था। ठानना मतलब संकल्प लेना। उन्होंने ऐसा दृढ़ संकल्प सबने ले लिया था। सबने किसने? भारतीयों ने। ठीक है, तो चमक उठी सन 57 में। सन 57 कौन से? 1857 की इस बिगुल के यानी कौन सा बिगुल बज उठा था? क्रांति का।
जो क्रांति का बिगुल बजा था उसमें चमकने लगी थी क्या, वह तलवार पुरानी थी, यानी पुरानी तलवारें चमकने लगी थी। बुंदेले हर बोले के मुँह, यहाँ बुंदेले किसके लिए आया है, बुंदेलखंड के वासियों के लिए, जिनकी जुबानी पर किसकी, यानी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की गाथा आज भी उनके मुंह जबानी गाई जाती है। ठीक है, तो बुंदेले हर बोलों के, यानी बुंदेलखंड के हर बोलों ने निवासियों के मुंह से हमने ये कहानी सबने सुनी थी, वीरता की कहानी। कौन, किसकी वीरता की कहानी, कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ऐसा लग रहा था, यानी हमने तो रानी लक्ष्मीबाई ने मर्दानी क्यों कहा है, क्योंकि वो किसके, मर्दों की भांति उन्होंने युद्ध में अपनी तलवार चलाई थी। जैसा पुरुष तलवारबाजी करते थे, यानी पुरुषों के जैसा ही उन्होंने काम किया था, क्रांति का में अपना योगदान दिया था, इसलिए यहाँ पे उनके लिए मर्दानी लक्षण शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। ठीक है, तो भाषा कैसी है कि इसमें रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का बखान किया गया है और 1857 की क्रांति का स्वर किस तरीके से उठा था उसके बारे में यह परिचय कराया गया है और हिंदी खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और ये तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है और लक्षण शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला अंश। ठीक है, अब दूसरा अंश देखिए कि कानपुर के नाना की, अब यहाँ रानी लक्ष्मीबाई के बचपन के बारे में, यानी रानी लक्ष्मीबाई के यहाँ किसका वर्णन हुआ है, उनके बचपन का वर्णन किया गया है, यानी उनका बचपन किस प्रकार बीता। तो कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, यानी कानपुर के निवासी कौन थे, नाना साहेब क्या करते थे, वो मुंह बोली बहन, यानी किसको, छबीली किसके लिए आया है यहाँ पे, लक्ष्मीबाई के लिए। तो वो लक्ष्मीबाई को अपनी क्या मानते थे, मुंह बोली बहन। ठीक है, वो उसको अपना बहन मानते थे और उसे छबीली कहकर बुलाते थे। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी, यानी उनका नाम लक्ष्मीबाई था और वो अपने पिता की एकमात्र यानी इकलौती संतान थी, उनके कोई भाई या बहन नहीं था। तो उनका लालन पालन कहाँ हुआ था, नाना के संग, नाना के घर पर ही उनका पढ़ना खेलना, नाना के संग ही उनका खेलना हुआ था। और उनकी सहेलियाँ भी कौन सी थी, यानी कौन, के बर्छी डाल कृपाण कटारी, उसकी यही सहेली थी। उसकी सहेलियाँ कौन थी, बर्छी, ये एक सब क्या है, शस्त्र, क्या है, शस्त्र। ठीक है, ये सभी उनके शस्त्र ही उनके क्या थे, सब यही उनकी सहेलियाँ थी, उनके आसपास यानी उनके साथ ही रहते थे। वीर शिवाजी की गाथाएं, उनको लक्ष्मीबाई को उनके नाना ने वीर शिवाजी की गाथाएं गा गाकर, यानी उनको गाथा यानी वीर शिवाजी की कथाएं सुना सुनाकर उनमें वीरता को कूट कूट कर भर दिया था। तो उन्हें वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जबान, उसको यानी लक्ष्मीबाई को मुंह पर याद हो गई थी। कवित्री बताती हैं कि बुंदेले हर बोलों को, यानी हमने रानी लक्ष्मीबाई की इन वीरताओं को कहाँ से सुना था, बुंदेलवासियों के मुंह से हमने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का परिचय जाना था। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई में बचपन से ही वीरता के यानी जो वीरता जो लीडरता के गुण थे ये सारे उनमें बचपन से ही आ गए थे। ठीक है, और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग तो हुआ ही है इसके माध्यम से, मर्दानी के माध्यम से। ठीक है, और अनुप्रास अलंकार यहाँ पे है ही है और वर्णनात्मक शैली। ठीक है, अब देखिए तीसरा अंश के लक्ष्मी थी, अब उनके बारे में यानी रानी लक्ष्मीबाई के किसके यहाँ बचपन का ही वर्णन किया जा रहा है, तो उनको क्या क्या प्रिय था उसके बारे में बताए। देखो कैसे कि देखिए कि रानी लक्ष्मीबाई को लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, यानी जब वो खेलती थी और उनको देखकर तो नाम तो उनका लक्ष्मी था, लेकिन उनके साहस को देखकर ऐसा लगता था वो साक्षात माँ दुर्गा का स्वरूप थी।
वह स्वयं वीरता की अवतार, यानी वो तो साक्षात दुर्गा माता ही थी जो वीरता का अवतार मानी जाती है। वीरता का अवतार किसको कहा जाता है? लक्ष्मी यानी दुर्गा माँ को। तो नाम उनका लक्ष्मी था, यानी स्वरूप से लक्ष्मी थी, लेकिन उनके वीरता को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो तो साक्षात दुर्गा माँ का अवतार लगती थी। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। मराठे कौन? मराठा वंश के लोग। लक्ष्मीबाई जिस प्रकार से तलवारों के वार करती थी, उन वार को देखकर वो क्या होते थे? पुलकित। पुलकित होना यानी प्रसन्न होना, खुश होते थे वो। नकली युद्ध व्यू की रचना उन्होंने बचपन से लेकर किशोर अवस्था तक, यानी बड़े होते होते, यानी वो नकली युद्ध रचनाएं करती थी। जैसे जिस उम्र में लड़कियां गुड्डे गुड्डियों का विवाह करवाती है, नकली वो विवाह करवाती है, उसी की भांति लक्ष्मीबाई किस प्रकार की नकली खेल खेलती थी? नकली युद्ध व्यू की रचना खेलती, और फिर अच्छा खासा वो शिकार भी करती, यानी कैसे सैन्य घेरना, कैसे दुर्ग तोड़ना, ये उसके प्रिय क्या थे? खिलवाड़। ये उसके क्या थे? प्रिय खेल थे। किस तरीके से युद्ध भूमि यानी युद्ध रचना बनानी है, किस प्रकार से युद्ध होगा, कहाँ से हम आक्रमण करेंगे, कैसे शत्रुओं को नष्ट करेंगे, किधर से कैसे करना है, वो ये सारे क्या करती थी? ये उनके सारे क्या थे? प्रिय खेल थे। ठीक है। तो महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, यानी वो अपना आराध्य किसको मानती थी? अपना वो इष्ट किसको मानती थी? महाराष्ट्र की जो कुल देवी होती है, कुल देवी कौन? आराध्य भवानी। भवानी किसके लिए आया है? यानी कुल देवी भवानी माता, दुर्गा माता, जो महाराष्ट्र कुल की कुल देवी मानी जाती है, उनकी तो वो आराध्य थी। तो उन जब इतना वो अपने बारे में किस तरीके से, यानी अनजाने में ही वो क्या कर रही थी? रानी अपने भारत को यानी अपने देश को स्वतंत्र करवाने के सपने देख रही थी, यानी वो तैयार हो रही थी, खुद को उसके लिए तैयार कर रही थी। फिर आए देखो, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, यानी उस झांसी वाली रानी की जो मर्दानी की तरह लड़ी थी, हमने ये सारी कहानी किनके मुंह से सुनी थी? बुंदेल वासियों के मुंह से हमने ये सारी उनके वीरता की कहानी को सुना था। ठीक है, हो गया ये? यहाँ तक समझ में आ गया आपको? देखो, अनुप्रास अलंकार तो आपके सहज रूप में यहाँ सभी जगह देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है। और देखो, तुक मिलान किया हुआ है। देखो, तुक मिलान है तो तुकबद्ध रचना। ठीक है, तुकबद्ध रचना है, वर्णनात्मक शैली है, ये सहज रूप में आपको लिखने हैं। अनुप्रास अलंकार, तुकबद्ध रचना, लक्षणा, शब्द शक्ति, यह आपके इस सभी इनमें सभी में लिखना, और साथ में क्या बताना है कि लक्ष्मीबाई की जिस पद में, जिस अंश में जिसका वर्णन हुआ उसका आपको वहां आपको लिखना है। ठीक है। अब देखिए, 3 अंश हो गए, अब चौथा अंश देखिए कि हुई वीरता की वैभव। अब आगे क्या हो रहा है? इस पद में क्या बताया जा रहा है? लक्ष्मीबाई के विवाह का वर्णन हुआ है। किस प्रकार लक्ष्मीबाई के विवाह का वर्णन हुआ है, और जब उनका विवाह हुआ था तो वो लक्ष्मीबाई से वो क्या बन जाती हैं? झांसी की रानी। ठीक है। तो देखिए कि हुई वीरता की वैभव के साथ, अब कह रहे हैं कि जब रानी लक्ष्मीबाई की क्या हुई थी? सगाई हुई थी झांसी के साथ। झांसी में सगाई हुई थी, किनके साथ? झांसी के राजा के साथ में। तो ऐसा लग रहा था, यानी वीरता की मिसाल तो कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई, और वैभव राजा। तो ऐसा लग रहा था कि वीरता का वैभव के साथ में क्या हुआ है? संगम हुआ है। वीरता का वैभव के साथ में क्या हुआ? संगम। ठीक है, यानी उन दोनों का मिलन हुआ है। ठीक है। और ब्याह हुआ, रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। अब रानी का ब्याह हो गया, और वो क्या, यानी लक्ष्मीबाई रानी बनकर कहाँ आ गए? झांसी में आ गए। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। अब इस अवसर पर, यानी विवाह के अवसर पर, राजा के रानी के साथ, लक्ष्मीबाई के साथ जो विवाह हुआ था, उस शुभ अवसर पर पूरे राजमहल में बजी बधाइयाँ, यानी बधाइयाँ बजने लगी, खुशियाँ
खुशियां झूमने लगी। तो चारों तरफ क्या हो गया था, प्रसन्नता छा गई थी। सुबट बुंदेलों की विरुदावली, और तब लगा कि जैसे लक्ष्मीबाई क्या है, सुबट, सुबट यानी एक अच्छे योद्धा, सुबट यानी अच्छा योद्धा। एक बुंदेलों को क्या मिल गया, एक अच्छा योद्धा मिल गया है उनको। और कीर्ति का ज्ञान गान, विरुदावली यानी कीर्ति का ज्ञान। किसका कीर्ति, अब किसकी कीर्ति फैलेगी, यानी झांसी की कीर्ति अब फैलेगी। तो वो झांसी की कीर्ति के गान के रूप में एक अच्छा योद्धा बनकर आई थी। तो अब यहाँ पे किसका कैसे किस प्रकार, यानी जो रानी लक्ष्मीबाई का जो राजा के साथ विवाह हुआ था उसको किस दृष्टि से, यानी किसके साथ में उसकी तुलना की गई है, किसके साथ बताया हुआ। जैसे कि चित्रा ने अर्जुन को पाया, यानी ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अर्जुन को क्या मिल गई है, अर्जुन की शादी जब चित्रांगदा से हुई थी, ऐसा लगा कि अर्जुन ने चित्रांगदा को पाया है, या भगवान शिव को साक्षात पार्वती जी मिली थी। जैसे शिव का भगवान शिव पार्वती का मिलन हुआ था, या अर्जुन और चित्रा का मिलन हुआ था, चित्रांगदा का, उसी प्रकार यानी झांसी को एक सुबट अच्छा योद्धा जो झांसी की कीर्ति को गाने वाला मिल गया हो, ऐसा सबने जाना है। तो यहाँ देखो, अब यहाँ किसकी तुलना की है, तो उपमा अलंकार भी है और उत्प्रेक्षा भी की गई है, मानो, ठीक है, यानी सी आई तो यहाँ उपमा अलंकार है। और ऐसा यानी उनको किस संभावना की है, ऐसा लग रहा है कि अर्जुन ने उनको पाया या शिव जी से पार्वती जी का मिलन हुआ, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार भी है और अनुप्रास तो आपके सहज रूप में है ही है। ठीक है, हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया कि बुंदेले हर बोलो के मुंह, यानी इस झांसी वाली रानी की इस मर्दानी कथा को हमने किनके मुंह से सुना था, बुंदेल वासियों के मुंह से हमने इस वीरता की गाथा को सुना था। ठीक है, आ गया यहाँ तक समझ में। अब देखिए, आइए पांचवा अंश क्या कह रहा है। पांचवे अंश में क्या हुआ कि उदित हुआ सौभाग्य। अब यहाँ किसका सौभाग्य उदित बताया है कि झांसी के राजभवन में क्या हुआ था, उदित हुआ सौभाग्य। ऐसा लग रहा था जैसे सौभाग्य, अब तो है ना झांसी का भाग्य जाग गया है। मुदित महलों में उजियाली छाई और प्रसन्न महल भी पूरा प्रसन्नता से भर गया और चारों तरफ उजियाली यानी प्रकाश और प्रसन्नता का माहौल हो गया। लेकिन क्या हुआ, ये समय बड़ा बलवान है, किंतु काल यानी निर्दय समय ने समय का चक्र आजकल ना तो कोई पहचान पाया है, ना ही आगे कोई पहचान पाएगा। समय सबसे बड़ा बलवान होता है। समय रहते यदि आप नहीं चेतते हो तो सबसे बड़ी मुंह की आपको ही खाने को मिलेगी। तो समय किसी को नहीं छोड़ता, किसी को नहीं बख्शता है। तो यहाँ समय की गति तो देखिए, निर्दयी समय ने क्या किया, चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, यानी चुपके चुपके एक संकट की काली घटा इस महल पे गिरी आई। क्या हो गया कि तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। तभी तो यानी जो जिस हाथों ने तीर चलाए थे और उन हाथों में वो चूड़ियां पहन के घर बैठ जाए, ये विधाता को भी शायद मंजूर नहीं था। क्या किया विधाता ने उनके ऊपर, इस विधि को यानी इस विधाता को, ईश्वर को जरा भी दया नहीं हुई। रानी विधवा हुई, हाय रानी क्या हो गई, विधवा हो गई, यानी राजा का देहांत हो गया था। निसंतान मरे राजा जी। अब वो राजा जी शुरू से ही संतान को देखना चाहते थे और हर किसी की ख्वाहिश होती है अपनी संतान को देखना, संतान का मुख देखना। और यहाँ राजा भी निसंतान यानी संतान का मुख देखे बिना ही परलोक यानी स्वर्ग सिधार गए। रानी शोक समानी थी और रानी के तो शोक में पूरी तरीके से वो समा चुकी थी, यानी वो शोक मग्न हो चुकी थी। तो देखो किस तरीके से कब कैसे हमारे साथ में हो जाए कुछ इसका पता नहीं चलता है। तो अपने को पूर्ण रूप से अपने सभी
चाहे आपने अच्छे कर्म किए हो, बुरे कर्म हुए हो आपसे, ईश्वर के प्रति समर्पित करके हमें जो मनुष्य जन्म मिला है, किस लिए मिला है? उस ईश्वर का भजन करने के लिए। तो आप 24 घंटे में से कुछ घंटे आप ईश्वर के लिए ही निकालिए और ईश्वर को ध्यान, शुक्रिया करना जरूर कीजिए। तो कवित्री क्या कह रही है? हमने तो उनके ये कहानी कहाँ से सुनी थी? बुंदेल वासियों के, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे किसका वियोग श्रृंगार का वर्णन हुआ है। देखो यहाँ संयोग है तो यहाँ वियोग श्रृंगार भी है। हालांकि श्रृंगार यहाँ रस तो नहीं आएगा, इन सभी पूरे के पूरे में वीर रस की ही छटा है, लेकिन यहाँ पे वियोग है। शोक मग्न होना, काव्य को पढ़कर अपने भीतर भी तो दुख का भाव आ रहा है, तो यहाँ वियोग श्रृंगार रस, ठीक है, वीर रस भी है, ठीक है। और शैली कैसी है? भावात्मक शैली है, ठीक है। 5 अंश हो गए। अब देखिए छठा अंश देखिए कि बुझा दीप झांसी का तब डल हो जी मन में हर्षाया। बुझा दीप, बुझा यानी राजा जी का देहांत होते ही, संतान रहित मर जाने से क्या हो गया? झांसी राज्य का हो गया। तो डल हो जी कौन? जो अंग्रेजी शासक था। ओहो, उसने वो तो मन ही मन हर्षाया। क्यों? क्योंकि अब झांसी पर अधिकार करने वाला यानी राजा कोई नहीं है, तो अपना अंग्रेजी झंडा उस झांसी पर हड़पने का उसने पूरा इसने क्या, उसने यह अच्छा अवसर पाया, उसको ये बहुत अच्छा अवसर मिल गया था। फौरन फौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। उसने फौरन अपनी अंग्रेजी सेना दुर्ग पर भेजकर अपना झंडा लहराई दिया, ठीक है। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। लावारिस का वारिस यानी, लावारिस यानी अब राजा जी तो थे नहीं, तो उस झांसी के राज्य का उत्तराधिकारी बनकर, लावारिस का वारिस बनना यानी उत्तराधिकारी बन गए। अब यहाँ उत्तराधिकारी कौन बन गए? अंग्रेज। वो ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, रानी ने आंसू भरे नेत्रों से देखा कि झांसी हुई वीरानी थी। तब रानी अपने इस झांसी को पराये हाथों में जाते हुए देखकर, वीरानी यानी पराये होता देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। और कवित्री कह रही है कि हमने ये झांसी के वीरता की गाथा हमने किससे सुनी थी? बुंदेलवासियों के मुंह से ही हमने रानी के वीरता की गाथा को सुना था, ठीक है। तो यहाँ किस प्रकार अंग्रेजों के झांसी पर अधिकार जमाने का वर्णन हुआ है, ठीक है। और शैली आपके विवरणात्मक है, वीर रस तो है ही है, ठीक है। अब आके देखिए 7वां अंश देखिए कि अनुनय विनय नहीं सुनती हैं विकट शासकों की माया। अब यहाँ पे देखिए, जब कुर्सी तो हर कोई पाना चाहता है और कुर्सी पर यदि कोई दूसरे शासक, पराये शासक आके बैठ जाए तो वो तो किसी भी प्रकार की अनुनय विनय भी यानी किसी भी प्रकार की नीति की बात, प्रार्थनाओं को तो वो सुनते ही नहीं है। अनुनय यानी नीति की बात, नीति की बातें, और विनय किसी भी तरह की प्रार्थना वो सुनते ही नहीं है। तो कवित्री कह रही है कि ये निरंकुश शासक की माया को तो देखो, वो नीति सम्मत बात या कोई प्रार्थना भी नहीं सुनते थे। व्यापारी बन दया चाहता था। जब ये भारत आया, जब ये अंग्रेज हमारे भारत में आए थे ना, तो क्या 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 आए थे? हम तो व्यापारी यानी हम तो हमारा यहाँ पे व्यापार करना चाहते हैं। और उस समय यदि भारत के राजा उनको आज्ञा देते तो ही वो अपना व्यापार कर सकते थे। तो तब तो किस प्रकार वो यहाँ पे याचक बनकर उनकी दया लेने आए थे, और आज वही कैसे बन गए? डलहो जी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। अब तो पूरी तरीके से काया ही बदल गई। क्या
कि राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों से ठुकराया, पैरों से ठोकर मारकर उन्होंने उन राजाओं को भी ठुकरा दिया जिनका कभी क्या किया, जिनको कभी याचना करके व्यापार करने की अनुमति ली थी। और आपसी फूट, और हमारे जो भारतीय राजाओं की सबसे बड़ी कमी क्या रही थी? आपसी फूट। यानी हमारे जो भारतीय परिवारों में कोई भी दूसरा आके फूट डाल देता है और आपको पता भी नहीं चलता, और आप दूसरों की बातों को तवज्जो देने लगते हो और घर वालों को ठुकराने लगते हो तब, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी घर वालों की ही पड़ती है। ठीक है, तो वो फूट पड़ने ही मत दो कि जिससे आपको मुंह की खानी पड़े। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी, महारानी थी। तो इस तरीके से जब उसने, यानी रानी लक्ष्मीबाई ने जब इस तरीके से देखा कि रानी दासी बनी, तो जब उन्होंने इस तरीके से देखा कि रानियां दासी बन गई, बनी यह दासी अब महारानी थी। यानी कहाँ तो जो राजा थे, राजा रानियां थे, वो दासी बन गए, और जो दास थे यानी जो अंग्रेज थे वो अब यहाँ क्या बन गए? महारानी यानी महाराज बनकर बैठ गए। तो कवित्री कह रही है कि हमने ये कहानी सारी किनके मुंह से सुनी थी? यानी रानी लक्ष्मीबाई के किस तरीके से वीरता की, उनके रानी बनने की क्या क्या घटित हुआ था, ये सारा हमने किनके मुंह से सुना था? बुंदेलवासियों के मुंह से हमने ये सारी गाथा सुनी थी। तो यहाँ किसका वर्णन हुआ है? किस प्रकार एक स्वतंत्र भारत का, ये स्वतंत्र झांसी का, झांसी के ऊपर किस प्रकार अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमाया था, उसका मार्मिक शैली में वर्णन हुआ है। ठीक है, अब देखिए अंश संख्या 8। अब यहाँ आगे क्या हुआ कि छिनी राजधानी दिल्ली की। अब जब धीरे धीरे अंग्रेजों की जो कुटिल नीति थी ना, उसके तो भारतीय आज भी उस मानसिकता के गुलाम हो गए हैं। तो इतनी कुटिल नीति थी उनकी कि धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? राजधानी दिल्ली की, यानी धीरे धीरे दिल्ली भी उनके हाथों में, किनके हाथों में? डलहौजी के हाथों में जा चुकी थी। लखनऊ छीना बातों बात, और केवल बातों बातों में वो इस तरीके से शर्त रखते थे और शर्त में पूरी की पूरी जागीर वो मांग लेते थे। तो किस तरीके से दिल्ली भी छीन गई और केवल बातों बातों में लखनऊ भी छीन गया, और पेशवा को, कैद पेशवा था बिठूर में, और पेशवा को कहाँ कर दिया था? बिठूर में, यानी जेल में बंद कर दिया था। हुआ नागपुर का भी घात, और धीरे धीरे नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, ये सारे क्या है? इन सभी कर्नाटक की कौन बिसात, और इन सब को, ये सब जब उनके धीरे धीरे उनके कब्जे में चले गए तो कर्नाटक पीछे का रहने वाला था। और इसके साथ साथ तो इतना अनीति का कठोर प्रहार हुआ कि जबकि सिंध, पंजाब, ब्रह्म पर भी अभी हुआ वज्र निपात। किस पे? बंगाल, मद्रास, सभी का यही हाल हुआ। देखो आगे दिया, देखो बंगाल मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी। और ये सारी कहानी हमने कहाँ से सुनी थी? बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने इस कहानी को सुना था कि किस प्रकार हमारे भारतीय शासकों का अंत धीरे धीरे हुआ था, और किस तरीके से वो हमारे धीरे धीरे सारे पूरे भारत पर किस तरीके से धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपने कूटनीतिक चालों से अपना अधिकार जमाया था। हो गया यहाँ तक? अब देखिए 9वां अंश देखिए। अब क्या हुआ था? अब देखो, अब जब धीरे धीरे जब अधिकार किस में छिन गया, जब अधिकार छिन गया तो सब क्या हो गए? सब सारे अपने उनके महलों से उनको बेदखल किया जाने लगा। तो उनके शासकों के अत्याचार से क्या क्या हुआ था, किस तरीके से उन्होंने अत्याचार किए थे। देखो कि कहाँ तो वो तीनों पहर
किस तरीके से विलासिता में डूबी रहती थी और अब उनके साथ में क्या हुआ है, तो उसका यहाँ वर्णन किया है। एक ऐतिहासिक इतिहास को आपके सामने प्रस्तुत किया है कवित्री ने। कैसे देखो कि रानी रोई रनवासों में, यानी रनवासों में जो रानियां कभी कहाँ रहती थी, रनवासों में। रनवासों में यानी जो महल में जो रानी के रहने का स्थान होता है उसको रनवासा कहा जाता है, जहाँ रानियां रहती हैं, जहाँ रानियों के बड़े बड़े कमरे होते हैं। तो कहाँ, तो वो वहाँ रहती थी, बेगम गम से भी थी बेजार। और अब यहाँ तो अधिकार छीन जाने के कारण जो बेग में थी वो कैसी हो गई, व्याकुल रानियां बेग में सब बहुत ज्यादा पीड़ित हो चुकी थी। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। अब देखो किस तरीके से उनका हुआ है, यानी उनके गहने कपड़े वो सारे अंग्रेजों ने छीन छीन कर अत्याचार लूट और इतना नीच कार्य किया उन्होंने इनके साथ में कि उनके कपड़े गहने छीन छीन कर क्या करने लगे, बाजारों में बेचने लगे। और बाजारों में उन कपड़ों और गहनों की जो नीलामी होती थी उस नीलामी को बड़े बड़े अक्षरों में अंग्रेजों के अखबारों में छापा जाने लगा। ठीक है, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के 9 लाख हार, यानी किस प्रकार उनकी यानी खबर किस प्रकार छापी जाती थी नीलामी की, कि नागपुर के जेवर और लखनऊ के 9 लाख हार। इस प्रकार बोली लगा कर, यानी बोली यानी नीलामी का उनके ऊपर टैग लगाकर वो उनको बेचते थे। यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। और पर्दों में रहने वाली यानी पर्दे में रहने वाली स्त्रियों की इस प्रकार की इज्जत तो उस परदेसी के यानी अंग्रेजों के हाथों बिकनी थी। ये तो हमारी आपसी फूट के कारण ही हुआ था। थोड़ा संभल के रहते तो शायद ऐसी नौबत आती ही नहीं। तो किस प्रकार अंग्रेजों ने हमारी इस संस्कृति को कैसे किया था, सरेआम उछाला था, उसका यहाँ पे वर्णन हुआ है। ठीक है, कवित्री कह रही है कि हमने ये सारी कहानियाँ कहाँ से सुनी थी, बुंदेलवासियों के मुख से हमने ये सुनी थी। और आज हमें हमारे इतिहास के बारे में जानने का अवसर मिला है। और झांसी की रानी जिसको जो आज प्रत्येक भारतीय नारी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, हमें उनसे क्या लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। अब आगे देखिए, देखो 9 अंश हो गए। अब देखिए 10वां अंश में अब देखिए अब उनको क्या करना पड़ा, यानी महलों से तो उनको निकाल दिया गया था और महलों वालों के साथ तो ऐसा हुआ था। और वहीं का वहीं और जो समाज के जो दूसरे लोग थे, जो मजदूर वर्ग के लोग थे, उनके साथ में क्या हुआ था उसका यहाँ वर्णन हुआ है। सामाजिक या समाज के साथ क्या किया उन्होंने, ये तो था महल वालों के साथ में जो उन्होंने किया। अब देखिए क्या किया उन्होंने कि कुटियों में क्या थी, कुटियां यानी निर्धन जनता, गरीब जनता, निर्धन जनता में थी विषम वेदना। और वो तो अंग्रेजी अत्याचारों से बहुत ज़्यादा क्या थे, दुखी थे, बहुत ज़्यादा दुखी। सबसे ज़्यादा यदि कोई दुखी हुआ था तो वो निम्न वर्ग हुआ था। महलों में आहत अपमान, हालांकि महलों में तो क्या हुआ था, अपमान ही हुआ था। ठीक है, जबकि सबसे ज़्यादा अपमान तो किसका हुआ था, सबसे ज़्यादा कष्ट किनको हुआ था, निर्धन जनता को हुआ था। ठीक है, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। और उधर जो भारतीय सैनिक अपने सूरवीर पुरखों की, अपने
पूर्वजों के अभिमान को अपने मन में रख रखा था, संजोए रखा था कि किस प्रकार वो हमारा अत्याचार किए जा रहे हैं, कैसे हम उनके इन अत्याचारों को रोकें और किस तरीके से हम अपने स्वाभिमान और कीर्ति की रक्षा करें। नाना दुंदू पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। धीरे धीरे नाना साहेब ने, दुंदू ने, पंत जी ने और मोरोपंत जी थे और पेशवा थे, बाजीराव पेशवा, उन्होंने धीरे धीरे वो जो क्रांति का जो युद्ध के लिए धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, सामान जुटाना शुरू कर दिया था। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। इधर ये चल ही रहा था कि उधर रानी लक्ष्मीबाई ने रणचंडी का कर दिया प्रकट। रणचंडी का मतलब युद्ध का आह्वान कर दिया, यानी रानी लक्ष्मीबाई ने भी धीरे धीरे क्या कर दिया था, धीरे धीरे एक स्त्रियों की सेना तैयार कर दी थी। और इस प्रकार क्या हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। इस प्रकार कौन सा यज्ञ प्रारंभ हुआ, यहाँ पे स्वतंत्रता प्राप्ति का यज्ञ प्राप्त हुआ, स्वतंत्रता रूपी यज्ञ। रूपक अलंकार हुआ ना, देखो, ठीक है। सोई ज्योति जगानी थी और उनको तो इस प्रकार ये सोई हुई इस क्रांति को तो, सोए हुए स्वाभिमान को तो जगाना ही था। और रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध का आह्वान करके उनको जगा ही दिया। और उन रानी बाई की इस वीरता की गाथा को हमने बुंदेल वासियों के मुंह से सुना था और किस प्रकार उनके मुख से उन्होंने इन कहानी को सुना, यहाँ किस प्रकार उन्होंने शब्दबद्ध किया। इसको पढ़कर भी पाठक के मन में अपने देश के प्रति प्रेम तो जाग ही जाता है, ठीक है। हो गया। अब देखिए 11वां अंश देखिए कि महलों में दी आग। अब ये संग्राम कैसे शुरू हुआ था, यानी जो क्रांति का बिगुल बजा था, अब वो क्रांति का विस्तार, उसका फैलाव कैसे हुआ, क्रांति किस प्रकार फैली, उसके बारे में बताया है कि इस क्रांति का विस्तार कैसे हुआ। इस पूरे में अंश में यही बताया है, यानी अब आगे जो अंश आएंगे ना, वो क्रांति से लेकर रानी लक्ष्मीबाई के तक की। तो महलों ने दी आग, क्या हुआ कि अंग्रेजी कुशासन विरोध जब वो पहला स्वतंत्र संग्राम हुआ तो इसमें सभी ने अपना अपना सहयोग दिया। महलों ने दी आग, जिसमें महलों और झोपड़ियों ने क्या किया, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, उस झोपड़ी में ज्वाला सुलगी थी जिसको महलों ने आग दी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी और ये स्वतंत्रता की चिंगारी कहीं और से नहीं, अंतरतम यानी भारतवासियों के भीतर से आई थी। उनके हृदय भीतर ही भीतर जो हृदय जल रहे थे, उन हृदय से ये स्वतंत्रता की चिंगारी फूटी थी। जो हर कोई क्या कर रहा था, इस स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में अपना सहयोग देना चाहता था, आहुति देना चाहता था, ठीक है। झांसी चेती और इस स्वतंत्रता रूपी यज्ञ से क्या हुआ कि झांसी चेती, फिर झांसी जागने, झांसी चेती, या झांसी के जागने का मतलब जागृत होना। झांसी के जागने का मतलब झांसी क्या हुई, जागृत हुई, ठीक है। तो झांसी जब जागृत हुई का मतलब जब क्रमशः, जब झांसी में क्रांति का बिगुल बुझा तो दिल्ली में भी हुआ, लखनऊ में भी वो लपटे, यानी क्रांति की लपटें धीरे धीरे लखनऊ तक भी पहुंच गई थी। और वहाँ से धीरे धीरे क्या मेरठ, क्या कानपुर, पटना में भी भारी धूम मचाई थी। और इस क्रांति के स्वर ने तो, ये चिंगारी तो पटना तक धीरे धीरे पहुंची गई। कोई भी फिर इससे अछूता नहीं रहा। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी और वहाँ पे इस हलचल ने उनको भी उकसा दिया, यानी क्रांति के प्रति उनको भी प्रेरित कर ही दिया। ओहो, ऐसे
बुंदेले वासियों के मुंह मैंने इस कहानी को सुना और मैंने इसको शब्दबद्ध किया, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है, ऐसा कवित्री मानती है। ठीक है, तो यहाँ किस तरीके से बिगुल बजा था उसका वर्णन हुआ है। लक्षण शब्द शक्ति आपके है ही है। और दिल्ली का चेतनान, झांसी का चेतनान, तो ये क्या है? मानवीकरण अलंकार। ठीक है, हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब देखिए 12वां अंश क्या कह रहा है कि 12वें अंश में फिर ये जब स्वतंत्रता, जब यज्ञ होता है ना, तो उस यज्ञ में आहुतियाँ देने के लिए, और जब महान यज्ञ हो रहा हो, और ये तो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, अपने देश के लिए यज्ञ हो रहा था, तो इस तो हर कोई अब आगे आने लगा था। कैसे? इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। अब धीरे धीरे इसमें क्या होने लगा, कई वीर, कई सूरवीर आगे आने लगे, अपने प्राणों की आहुतियाँ अपने उसमें देने लगे। जैसे नाना साहेब, दुंदू, मोरोपंत, तात्या टोपे, ठीक है, और चतुर अजीम मुला सरनाम, इनके तो नाम भी प्रसिद्ध है, यानी सब इनको जानते हैं। वहीं मौलवी अहमद साहब, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिकों का, इनमें भी स्वतंत्रता के प्रति जो सैनिकों का स्वाभिमान है, इनका भी सहयोग काफ़ी रहा। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, यानी भारत के इतिहास रूपी इस आकाश में हमेशा उनके नाम अमर रहेंगे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया था। ठीक है, इन लोगों ने, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, और आज भी ब्रिटिश सरकार इसको क्या करती है? अपराध मानती है। ठीक है, मानती है तो भले ही माने, लेकिन हमारे भारतीयों ने तो क्या किया था? हम भारतीय तो इसको क्या मानेंगे? इसको कुर्बानी ही मानेंगे, इसको बलिदान ही मानेंगे। तो कवित्री कहती हैं कि ऐसे ये रानी लक्ष्मीबाई की क्रांति का, यदि उसने वो युद्ध का आह्वान किया, इधर स्वतंत्रता का की बिगुल की लपटें धीरे धीरे कहाँ तक पहुँची, और कौन कौन किस तरीके से सहयोग करने आगे आए, और कितना कितना इन्होंने अपना सहयोग दिया, वो सारा हमने किसके मुंह से सुना था? बुंदेल वासियों के मुंह से हमने उस सारी गाथा को सुना था। ठीक है, तो यहाँ कवित्री ने किससे? हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों से परिचय करवाया है कि किसने सहयोग झांसी के समय रानी लक्ष्मीबाई का दिया था। ठीक है, आज के पार्ट में हम इतना ही, बाकी का जो है हम इसके दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए और साथ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।